हमने ना ग्रेडियंट के भी कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन का गेन डिस्कस कर लिया, वर्टिकल लाइन का गेन डिस्कस कर लिया, इंक्लाइंड लाइन का गेन डिस्कस कर लिया, स्ट्रेट लाइन का गेन डिस्कस कर लिया, कांस्टेंट। वैसे अभी तक हमने कर्व्ड लाइन के ग्रेडियंट की बात की ही नहीं, सीधी लाइन का कॉन्सेप्ट चल रहा था। पैरेलल लाइनों का कॉन्सेप्ट के गेन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, फिर परपेंडिकुलर लाइंस के गेन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। आई थिंक हमारी आखिरी चीज ये परपेंडिकुलर लाइंस वाली ही थी। दैट वाज क्या, एक का ग्रेडियंट दूसरे के ग्रेडियंट के नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर है। किसके बराबर है? एक का ग्रेडियंट दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर है। इसमें अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन? नहीं? ओके जनाब साहब। सो ये यहां तक मैं समझता हूं कि दोनों को, मैथ्स बायो दोनों वालों को समझ आना चाहिए। अब यहां से आगे क्या करें? बायोलॉजी वालों ने तो ऑफ कोर्स फिजिक्स की ही कॉपी निकाली हुई है, ठीक है। जो मैथ्स वाले हैं वो क्या करें? अभी वो फिजिक्स की कॉपी निकालें। अब मैं प्योरली, बेशक उस इधर से उठाऊंगा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, लेकिन अब बात किसकी चल रही है? अब बात जो है वो प्योरली फिजिक्स की चल रही है। तो आई वुड लाइक के क्या होना चाहिए, वैसे जब आप इसको स्कैन करवाएंगे ना तो सर कहेगा ये स्कैन, ये वाला जो है ये फिजिक्स के लिए भी लगाएं और ये स्कैन मैथ्स के लिए भी लगाएं, मतलब दोनों कॉपी में ये वाला काम स्कैन करवा देना। अच्छा जी, आए जी वापस इधर। ऐसी समझ आ गया ना क्या कहना उनको? ठीक है जी। अब आता हूं प्योर फिजिक्स की तरफ। प्योर फिजिक्स में हमारे सेक्शन का नाम क्या है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हमारे चैप्टर का नाम क्या है? काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हमारी अप्रोच कौन सी चल रही है? ग्राफिकल। ग्राफिकल अप्रोच में होगा क्या? बुनियादी तौर पर ग्राफ में क्या होता है? सर जी ग्राफ में हमें समझ आ गया, दो एक्सिस होते हैं। क्या होता है जी? मैथ्स में हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। फिजिक्स में आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं, हम कहेंगे कि वहां क्या होगा, उसको इंडिपेंडेंट एक्सिस नहीं, इंडिपेंडेंट एक्सिस नहीं, लेकिन ये बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन दैट एक्सिस। अच्छा, तो डिपेंडेंट क्वांटिटी विल बी रिप्रेजेंटेड किधर? ऑन द वाई एक्सिस। अच्छा, इससे पहले कि मैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात करूं, मैथ्स में हम जब इसका हमने अलजेब्रा डिस्कस किया तो हमें एक बात समझ आ गई कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें जो दो एक्सिस होते हैं, ये जो दो डायमेंशंस होती हैं, उसको बुनियादी तौर पर एक डायमेंशन एक्स एक्सिस है, दूसरी डायमेंशन is actually one variable that is on the x-axis, that is x. There is another variable y that is on the y-axis. और जो हमारी लाइन लगती है उसकी इक्वेशन क्या होती है? y और x की आपस में कोई ना कोई इक्वेशन सी होती है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि जो आप कार्टेशियन प्लेन पढ़ रहे थे, जिसको आप क्या कहते हैं, वो टू डायमेंशनल प्लेन कहते हैं, उसका बुनियादी मकसद क्या है? एक वक्त में क्या करना? दो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करना अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा, दो क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। मैथ्स के हिसाब से ग्राफ का मकसद क्या है? दो वेरिएबल्स एक वक्त में मेंशन करना। फिजिक्स के हिसाब से उसका क्या मकसद है? दो क्वांटिटीज एक वक्त में मेंशन करना। ठीक है, तो मैं आज के लेक्चर में क्या बात करना चाहूंगा? अल्लाह अकबर। मैं आज के लेक्चर में सीधा सीधा ग्राफ का लफ्ज अंडरलाइन करके इसमें से क्या निकालूंगा जी? फिजिक्स वाले बच्चे ग्राफ किस चीज को कहते हैं? वो सीधा सीधा कार्टेशियन प्लेन को, या बल्कि आप कार्टेशियन प्लेन भी ना लिखें, आप क्या लिखें जी? आप ग्राफ का क्या मतलब निकालते हैं? रेक्टेंगुलर प्लेन उसका मतलब निकालते हैं, जिसमें दो डायमेंशंस होती हैं, दो एक्सिस होते हैं। अब मैं उसमें क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा सुने जरा। लिखें जी, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ग्राफ में, अब ये प्योरली फिजिक्स के अंदर जाएंगे आप कि सर ग्राफ के अंदर आप क्या पढ़ाने लगे हैं? मैं ग्राफ के अंदर दोबारा आपसे बात करने लगा हूं किसकी? रेक्टेंगुलर प्लेन की। अच्छा, व्हाट इज इन द रेक्टेंगुलर प्लेन? रेक्टेंगुलर प्लेन के अंदर मैथ्स वाले कहते हैं दो डायमेंशंस हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं जी उसको? वैसे आप उसको दो लाइंस बोलें, दो परपेंडिकुलर लाइंस बोलें, या आप उसको दो डायमेंशंस बोलें, या आप उसको दो एक्सिस बोलें,
ये तो तीनों वर्ड्स मेरे हिसाब से कौन से हैं? ये तीनों वर्ड्स मेरे हिसाब से मैथ्स के हैं। मैं इनके साथ फिजिक्स की क्या बात करना चाहता हूं कि जनाब साहब इन दो एक्सिस पर क्या होगा, दो क्वांटिटीज रिप्रेजेंट की जाएंगी। क्या होगा जनाब साहब? ये दो एक्सिस हैं, हाँ, इनमें से एक हॉरिजॉन्टल वाले का क्या होगा, तो एक मैं नोट्स कुछ ऐसे लिखवाना चाहता हूं, ये एक ही बात है, एक तो इस बात के मैं इधर इधर कुछ नोट्स लिखवाऊंगा और एक मैं इसके इधर कुछ नोट्स लिखवाऊंगा। और दो परपेंडिकुलर लाइंस या डायमेंशन दो एक्सिस हैं, उनमें से एक क्या है जी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है या हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, या आप उसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। एक बात यहां लिखिएगा, दरमियान में कुछ और लिखवाऊंगा, बाद में देखेंगे। इधर दूसरी लाइन क्या है जी, सर जी उसको आप वर्टिकल लाइन बोले, वर्टिकल डायमेंशन बोले, वर्टिकल एक्सिस बोले, या आप उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। अभी तक वही बात है जो मैथ्स में लिखी हुई थी, ठीक है। अब मैं जो बात करने लगा वो क्या है, वो ये है जनाब साहब, ये होगा क्या, हमने जो दो परपेंडिकुलर लाइंस या दो डायमेंशंस की बात की, दो एक्सिस की बात की है, बेसिकली इन दो एक्सिस के ऊपर क्या होता है, दीज टू एक्सिस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्या, टू डिफरेंट क्वांटिटीज एट क्या, वन टाइम। ये दो एक्सिस हैं, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, these are used for the two perpendicular lines, the two dimensions, the two axes are used, these are used for, they are used to represent what are they used to represent, they are used to represent two different quantities, कौन सी क्वांटिटीज भाई, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। क्या फिजिक्स पढ़ा रहा हूं ना, तो अब यहां से कौन सा लफ्ज निकाल रहा हूं जी, फिजिकल क्वांटिटीज। दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज टुगेदर, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज साइमल्टेनियसली, या टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एट वन टाइम। किसी मसला इस बात से, मैं इसको कहूंगा जी, दीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एट अ टाइम। एट अ टाइम बोले या साइमल्टेनियसली बोले, जो भी अंग्रेजी बनाना चाहते हैं वहां बना लीजिए। अब कौन सी क्वांटिटी जिसकी मैंने एक लफ्ज बोला क्या, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। एक वक्त में अगर आप दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की बात करना चाहते हैं, तो उन दो फिजिकल क्वांटिटीज में क्या कॉन्सेप्ट होगा, सर जी उनमें से कोई ना कोई एक आधी क्वांटिटी को हम डिपेंडेंट कहेंगे और किसी न किसी क्वांटिटी को हम इंडिपेंडेंट कहेंगे। कौन सी क्वांटिटी को डिपेंडेंट और कौन सी वाली को इंडिपेंडेंट कहना है वो तो बात की बात है, लेकिन बुनियादी असूल ये है कि जैसे हम कहते थे जी एक्स वाला वेरिएबल हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं, तो वाई वाला वेरिएबल हम मतलब वहां पे वाई के हिसाब से इक्वेशन बोलते हैं इन द टर्म्स ऑफ, तो जिसके टर्म्स में होती है वो एक्स होता है और जिसकी होती है वो, तो वहां भी एक स्टाइल है लिखने का। क्या स्टाइल है लिखने का, y को सब्जेक्ट बना के लिखने का स्टाइल है कि x को सब्जेक्ट बना के लिखने का स्टाइल है जी, x को सब्जेक्ट बना y को सब्जेक्ट बना के लिखने का स्टाइल है ना। वहां क्या होता है, x की वैल्यूज हम पुट करते हैं, y की वैल्यूज x पर डिपेंड करती हैं। ऐसे ही होता है ना, अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू mx प्लस c या y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो क्या होगा, x की वैल्यूज आप अपनी मर्जी से ले लें, -10 से स्टार्ट करें +10 तक जो मर्जी वैल्यू लेते जाएं, क्या होगा y को, y डिपेंड्स अपॉन x। यही तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि y चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू x, y वेरीज विद रिस्पेक्ट टू x, y इज रिलेटेड टू x, y इज डिपेंडिंग अपॉन x। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह के जुमले हमने लिखे थे। अब वो क्या डिपेंडेंसी है, क्या रिलेशन है, कहीं पे वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन थी तो क्या रिलेशन था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन था। कहीं पे स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन थी तो क्या रिलेशन था, लीनियर रिलेशन हमने उसको बोल दिया। लेकिन दोनों में एक काम क्या होता है, x के ज्यादा होने से y ज्यादा हो रहा था, x के कम होने से y कम हो रहा था।
हाँ, जब x के 0 होने से y 0 हो जाए तो हम उसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, और अगर x के 0 होने से y 0 ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर रिलेशनशिप। किसी को मसला इस बात से? इन पूरी बहस में एक चीज जो मैं समझाने वाली वो कौन सी है कि x हमारी x वाज इंडिपेंडेंट, कि वो कम ज्यादा नहीं हो रहा y के हिसाब से, y वाज डिपेंडेंट। क्यों? अच्छा, वो हमारे बोलने का अंदाज था, हमारे लिखने का अंदाज था। अब अगर मैं कहूं जी नहीं जी मेरा दिमाग खराब हो गया है, और मैं कहता हूं नहीं मैंने x को मतलब हॉरिजॉन्टल को x नहीं बोलना, वर्टिकल को x बोलना है, हॉरिजॉन्टल को x की बजाय y बोलना है, वर्टिकल को y की बजाय x बोलना है, इक्वेशन में y की बजाय x को सभी बनाना है, तो मैथ्स तो नहीं रोक रही मुझे, मैथ्स का तो मर्जी है भाई तुम्हारी पे, ठीक है। लेकिन हमारे पढ़ने के एक प्रोटोकॉल ये था कि यार हमें पहले कहा गया जी x हॉरिजॉन्टल को x बोलो, वर्टिकल को y बोलो, x वाला वेरिएबल इधर डालो, y वाला वेरिएबल उधर डालो, y के हिसाब से इक्वेशनों की बात करो, ठीक है। तो हमें वो क्या सिखाना चाह रहा था, वो असल में यही सिखाना चाह रहा था कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको आप x एक्सिस कहते हो, वहां कौन सा वेरिएबल है या वहां कौन सी क्वांटिटी है जो क्या होती है, इंडिपेंडेंटली आप जो मर्जी दिल में पुट कर लें, y एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल या कौन सी क्वांटिटी होती है जो उस x के ऊपर डिपेंड करती है कि उस वक्त x क्या था, उस हिसाब से y क्या था या क्या होगा, वो y एक्सिस पर आएगा। तो मैथ्स में तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का चक्कर नहीं समझाया जा सकता। तो प्योर फिजिक्स की लेक्चर मैंने निकाल कर क्या किया कि मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप x एक्सिस पे क्या करेंगे, यहां पर आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटी प्रेजेंट करेंगे। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी is represented on what? On the which axis? On the x axis. And y axis के ऊपर हम क्या represent करेंगे? y axis के ऊपर हम dependent quantity is represented on the y axis. अच्छा, अब बेटा जी सिचुएशन कुछ ऐसी है, मुझे ये बताइए कि मैं भी पूरी फिजिक्स की तो मिसालें आपको नहीं देना चाहता, मैं तो आपको भी सिर्फ और सिर्फ किसकी मिसाल देना चाहता हूं, मैकेनिक्स वाली फिजिक्स की। कौन सी वाली? व्हाट इज मैकेनिक्स वाली फिजिक्स? काइनेमैटिक्स वाली फिजिक्स। तो मैं तो काइनेमैटिक्स के अंदर इन्वॉल्व जो टर्म्स हैं उनकी बात अभी आपसे करूंगा, और मैं डायनामिक्स वाली या उससे आगे एनर्जेटिक्स वाली जो टर्म्स हैं उनकी बात नहीं करना चाहता। मुझे प्लीज बताइए, आपने काइनेमैटिक्स में कितनी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ ली हैं? आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो क्या होता है, या डिस्टेंस ट्रेवल होता है या डिस्प्लेसमेंट कवर होती है। उसको टाइम से कंपेयर या रिलेट या रेट लो तो क्या निकलता है, या स्पीड निकलती है या वेलोसिटी निकलती है। उस वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करो तो मोमेंटम निकलता है, या उस वेलोसिटी के चेंज को टाइम के साथ कंपेयर करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करो विद दिस पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या निकलता है, तो एक्सेलरेशन निकलती है। क्या इस बात में किसी को परेशानी है? एक्सेलरेशन तक हम शायद पहुंचे थे, और उसके बाद हमने कहा कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो पता नहीं फलानी इक्वेशन है तो टिमकानी इक्वेशन है, तो ऐसे है तो वैसे है। फिर वो इक्वेशनों के पीछे हम पड़ गए कि पहले हमने उसको डिराइव किया, फिर हमने उसको यूज किया। मैंने अपने हिसाब से पहले बहुत क्लास के अंदर वो अननोन्स लिख करके, जी अननोन्स है तो नोन क्या होगा, फिर मैंने एक बड़ी सिंपल सी वर्कशीट दी, फिर मैंने थोड़ी और मुश्किल वर्कशीट दी, फिर मैं करते करते 3-4 मैंने उसकी वर्कशीट्स डेवलप कराई आपके साथ कि यार पहले इस तरह के सवाल हैं, फिर इस तरह के सवाल हैं, फिर इस तरह के सवाल हैं। फिर करते करते टेस्ट की जब बारी हुई तो उससे एक दिन पहले 2-3 बड़े अजीबोगरीब सवाल भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ, जिनमें से एक मैंने एग्जाम में भी दिया, वो पता नहीं कहां से फेंका तो कहां से नीचे चला गया, जिसके ऊपर अगर आप वेक्टर अप्रोच लगाए तो काम बड़ा आसान हो जाता था। अदरवाइज ऊपर जाने वाला काम अलग है, नीचे आने वाला काम अलग है, वहां से नीचे वाला जाने वाला काम अलग था। तो मैंने कहा था इस सवाल पर अगर आप वेक्टर अप्रोच लगा दें तो शायद आप आराम से आसानी से जवाब तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने वहां क्या किया, मैंने वो सवाल जानबूझकर दोबारा दिया टू गेट टू नो कि आप में से किसको वो वेक्टर अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट समझ आया है और किसको नहीं समझ आया। बहरहाल वहां मैंने डेटा भी नहीं चेंज किया, पहले मेरा दिल कर रहा था कि मैं सवाल का स्टाइल मतलब सारी वैल्यूज चेंज कर दूं, फिर मैंने कहा सवाल पहले कह रहा है मैं नहीं होऊंगा किसी से, तो तुमने अगर इसका स्टाइल ही चेंज कर दिया तो फिर और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। तो सवाल वैसे ही थोड़ा सा ट्रिकी था, तो मैंने कहा जी एज इट इज सवाल उठा के डाल के दो, इस उम्मीद के साथ। पहले मेरे दिमाग में आया यार इनको जवाब याद ही ना हो कहीं, मतलब होता ना अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सवाल सॉल्व करते करते जवाब ही याद कर लेते हैं।
ठीक है। और आज मुझे किसी ने कहा भी, सर मुझे तो जवाब भी याद थे लेकिन पेपर सॉल्व करते वक्त भूल गया सब मुझे, ठीक है। तो वो होता है, पेपर का अपना एक स्ट्रेस है, अपनी एक टेंशन है। तो अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो आप उसको कर लेते हैं। फिर मुझे किसी ने कहा सर जी टाइम का मसला चल रहा था। बच्चों मैंने तो टाइम की टेंशन दी नहीं आपको। जो असल में ए लेवल में जिस तरह टाइम बार्ड एग्जाम होता है कि जी इतना वक्त है, इतने सवाल हैं, पूरे करो, मैं तो उस टेंशन में गया ही नहीं। मैंने तो हर टेस्ट भी अपने हिसाब से बनाया, लंबा लंबा बनाया, तो टाइम भी मैंने अपने हिसाब से दिया कि जी पहले घंटा बोला, फिर सवा घंटा बोला, फिर 1.5 घंटा बोला, पौने 2 घंटे आपने खुद बना लिए। मतलब वो उसके बाद भी कहता सर कुछ लिखना है। आधे घंटे से बैठा लामा इकबाल की तरह सोच रहा है। मैं पेपर लेने आया, कहता सर वो 1 सेकंड कुछ याद आ गया, वो पहले से लेके मुझे देता भाई, ठीक है। लेकिन खैर बहरहाल जो भी है, हमारी पाकिस्तानियों की ऐसी आदतें हैं। हमें आखिरी ओवर में याद आता है वो अच्छी बॉलिंग करानी थी हमने, ठीक है जी। वो साउथ अफ्रीका वाला मैच मुझे याद आ गया, ठीक है। क्या नाम था उस भाई का, फास्ट बॉलर का, हारिस रऊफ। आखिरी ओवर में उसने क्या तबाही बॉलिंग कराई है जी भाई। यही थोड़ी पिछले 3-4 ओवरों में भी थोड़ा जोर लगा लेता भाई, तो वो एक मैच अगर हम जीत जाते तो आज हालात वाक़यात थोड़े मुख्तलिफ होते, ठीक है। लेकिन उस आखिरी ओवर में वैसे उस भाई ने बॉल जो है इतनी जोर उसने कभी जिंदगी में नहीं लगाई होगी, ठीक है। और 2 दफा वो एलबी के करीब करीब से, मतलब अगर वो अंपायर्स कॉल ना होता तो वो आउट ही होता। लेकिन क्या होता है, वो क्या कहते हैं यार आखिरी लम्हे में क्यों जोर लगा रहा है भाई, पहले से जोर लगाना, पूरा मैच पड़ा है तेरे पास, तुझे पता है बॉल तेरी तेज जा रही है, पहले से जोर लगा भाई, 3-4 ओवर पहले ही मैच खत्म कर ले, तूने अंत तक जरूर लेके जाना है। तो हमारे पाकिस्तानियों की आदत होती है, हम क्या करते हैं, पहले बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, टाइम जाया करते रहते हैं। एंड पे जब क्या होता है, एंड पे कहते हैं चलो जी आप जोर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब जोर लगता नहीं है, फिर तब फायदा नहीं होता है जी, तो फायदा नहीं होता। बहरहाल क्या किया करें, आपका एग्जाम हो रहा हो, बेटा एक बात याद रखें, कभी भी जब भी कभी स्कूल का एग्जाम हो रहा है या एकेडमी में कोई एग्जाम हो रहा है या कैम्ब्रिज का कोई एग्जाम हो रहा है, जब भी कोई एग्जाम हो रहा हो ना, दैट शुड एट दैट टाइम द वेरी बेस्ट ऑफ यू शुड कम आउट, यू नो। उस वक्त आपकी एफिशिएंसी बहुत आसमान पर होनी चाहिए, आपका दिमाग का चलना बहुत आसमान पर होना चाहिए, आपका फोकस बहुत आसमान पर होना चाहिए। आप किस माहौल में किस में नहीं है, इधर उधर क्या हो रहा है, किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए इन एनी एग्जाम। जब भी हाँ क्लास हो रही है तो आप कभी बात भी कर लेते हैं, कभी क्या कर लेते हैं, ठीक है। होमवर्क करना है तो कभी टीवी भी लगा लेते हैं, कभी कानों में डूडियां भी लगा लेते हैं, पता नहीं कैसे बैठ के होमवर्क करते हैं, ठीक है। कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो वो एक डिफरेंट एफिशिएंसी का लेवल होता है। ये इम्तिहानात इसलिए लिए जाते हैं कि आपको फोकस कराना, आपको एक वक्त में बहुत ज्यादा सोचना, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। क्योंकि क्लास के दौरान सब थोड़ा कोई ना कोई लाइट लेता है, कोई ना कोई हैवी तरीके से लेक्चर सुनने की कोशिश करता है, होमवर्क्स में कोई ईमानदारी के साथ करता है, कोई छापे मारने का आदी हुआ होता है, ठीक है। क्योंकि मतलब हर किसी का एक वैरायटी है, वैरायटी किस्म का मामला मुझे नजर आते हैं। लेकिन टेस्ट में क्या है, वहां पर ना आपको वक्त से पहले काम करना आना चाहिए। अगर आप अपना बेस्ट निकालेंगे और आप एंड तक नहीं छोड़ेंगे, सोच समझ का पूरा कि मैं एक लफ्ज सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, जवाब निकाल रहा हूँ, न इधर देख रहा हूँ न उधर देख रहा हूँ, किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ सवालों को सॉल्व करने का सोच रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वक्त से बहुत पहले आराम से टेस्ट खत्म, वो बंदा बैठा होता है और फिर सोचता है यार ये वेले कर क्या रही है जी। अगर कोई लायक आदमी हो जिसने काम कर लिया हो तो वो एंड पे सोचता होगा यार ये इसको क्यों टाइम चाहिए, मेरा तो खत्म हुआ पड़ा है। बिल्कुल तो 1-2 रह जाते हैं, कभी वो अकड़ बकड़ बम्बे वो करके करता है, तो कभी कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद है जी, अल्लाह को अल्लाह के नबी को याद करके तू क्या मारता है। तो इतना वक्त होना चाहिए कि आप जिक्र कर सके, ठीक है जी। तो जिक्र करके जो है ना वो सही निकलाएगा जवाब। वो कल मैंने किसी से पेपर लिया सी, मैंने कहा भाई, वो एंड पे ना कहते सर जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैंने कहा क्या करोगे, सी। मैंने कहा यार ये तो तुमने बड़ा काम किया है, यही काम करना था तो पहले लम्हे में कर देते। खैर सो वापस आते हैं, बात की तरफ आते हैं जी। क्या बात हो रही है, आपके ग्राफ्स में से मैथ्स का ऑर्डिनरी वर्जन पूरा मैं निकाल चुका हूं, ठीक है। अभी तक एक बात याद रखिए, वैसे मैंने जो आपको मैथ्स में वर्कशीट दी है बड़ी ऑर्डिनरी लेवल की है, वो ओ लेवल वाली ही दी है, अभी देनी है ए लेवल वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सुंगानी है मैंने आपको, ठीक है जी। वो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि वो शक्ल क्या है, ड्राइंग में शक्ल कैसी बनी हुई है कैसी नहीं है, अभी मैं उसकी बात नहीं करूंगा। ओ लेवल का वर्जन खत्म करके मैं किधर आ गया हूं, फिजिक्स की तरफ आ गया हूं कि जी मुझे थोड़ी फिजिक्स के स्टाइल से आप बताना है कि मैंने ग्राफ्स क्यों पढ़ाए हैं, एक्स एक्सिस क्यों पढ़ाया है, वाई एक्सिस क्यों पढ़ाया। और आपके सामने रख दी मैंने बात कि मैंने इसलिए पढ़ाया कि मैं 2 क्वांटिटीज को एक वक्त में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। और एग्जांपल्स कौन सी वाली दूंगा
चूंकि मेरा सेक्शन काइनेमैटिक्स का है तो मैं उसी की मिसालें दूंगा। काइनेमैटिक्स की मिसाल में क्या था, आपने कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी थी, मैंने अभी आपको रिवाइज करा दिया कि आपने डिस्टेंस पढ़ा है, आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, आपने स्पीड पढ़ी है, आपने वेलोसिटी पढ़ी है, आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है, आपने मोमेंटम पढ़ा है। बाकी वो जो इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, वो बात की बातें हैं। इन तमाम क्वांटिटीज में you know there is one quantity that shall be treated as independent and all other quantities should be treated as dependent. Can you please tell me किस क्वांटिटी को मैंने कहना है इंडिपेंडेंट है? यस एग्जैक्टली, इट इज टाइम। टाइम को हम क्या कहते हैं सर जी? वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कुदरत के कंट्रोल में है, वो खुदा के कंट्रोल में है, वो सूरज और जमीन की रिलेटिव मोशन के हिसाब से है, वो हम चलें ना चलें वो चलता रहता है, ठीक है, हम काम करें ना करें वो चलता रहता है, हम डिस्टेंस ट्रेवल करें ना करें, हमारी स्पीड चेंज हो ना हो, ठीक है, जो मर्जी हो रहा हो, वो जो एक कुदरत का टाइम है वो कभी भी नहीं रुकता, ना मेरे लिए रुका है ना आपके लिए रुकेगा, वो किसी के लिए भी नहीं रुकता। बहरहाल सो यू नो दैट इज, मतलब वो हर सेंस में इंडिपेंडेंट है। मतलब उसका एक मतलब सिर्फ सिचुएशनल इंडिपेंडेंस ही नहीं है उसकी हर सिचुएशन में इंडिपेंडेंट है, किसी से उसका ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक अगर सूरज और चांद की या जमीन की रिलेटिव मोशन के साथ है भी तो रिलेटिव मोशन उनकी एक हुक्म के ताबे है, वो रुकती नहीं है, वो कोई ना स्लो कर सकता है ना तेज कर सकता है, वो उनको एक जो हुक्म है उस हिसाब से चल रहे हैं, तो हम कहते हैं वो इंडिपेंडेंट ही समझें उसको। किसी भी सिचुएशन में whenever it is the comparison between time and any other quantity, time would always be क्या? It would always be independent quantity, ठीक है। हाँ, अगर मैं जिक्र करूं जी फोर्स एंड एक्सटेंशन का ग्राफ, तब तो मैं बहस कर सकता हूं कि फोर्स डिपेंडेंट है कि एक्सटेंशन डिपेंडेंट है। फोर्स लगाऊंगा तो एक्सटेंशन होगी, ये एक्सटेंशन तब होगी जब फोर्स लगेगी। वैसे जुमला मैंने एक ही बोला है, ठीक है। अब इसमें से डिपेंडेंट किसको करूंगा, इंडिपेंडेंट किसको करूंगा, वो बात की बात है। फिर मैं वोल्टेज और करंट की अगर ग्राफ की बात करता हूँ ओम्स लॉ वाले में, तो वहां पे मैं वी और आई वाला ग्राफ बनाऊंगा कि आई और वी वाला ग्राफ बनाऊंगा, मेरा दिमाग खराब होगा कि एग्जामिनर का दिमाग खराब होगा। वो मैं तब बहस करूंगा कि आई वी वाला ग्राफ ठीक है कि वी आई वाला ठीक है, ठीक है। ओम्स लॉ पढ़ते हैं वी आई के हिसाब से, ग्राफ बनाते हैं आई वी के हिसाब से, है जी। हुक्स लॉ पढ़ते हैं फोर्स एक्सटेंशन के ग्राफ के हिसाब से, ठीक है। लेकिन समटाइम ग्राफ में वो क्या करते हैं वो तो बात की बात है, मैं भी नहीं करना चाहता। मैं भी काइनेमैटिक्स की बात करना चाहता हूं जिसमें एक चीज बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑब्वियस है, टाइम वुड बी द व्हाट, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इट वुड ऑलवेज बी ऑन क्या, ऑन द एक्स एक्सिस। यू विल नेवर सी टाइम ऑन वाई एक्सिस, नेवर एवर, एनी पेपर, एनी क्वेश्चन, नॉट एट ऑल। कभी मैंने नहीं देखा कि किसी सवाल में उसका दिमाग इतना खराब हुआ हो कि उसने टाइम को उठाकर किधर ड्रॉ कर दिया हो, वाई एक्सिस पे। इतना दिमाग कभी उसका खराब नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, अगर हम कहें सर जी काइनेमैटिक्स में ही उसने क्या किया, उसने स्पीड और डिस्टेंस का ग्राफ बना दिया है, अब फिर उसकी मर्जी भाई, कभी वो स्पीड वाई एक्सिस पे तो डिस्टेंस एक्स पे, या डिस्टेंस वाई पे और स्पीड, वो उसकी मर्जी है, वो अपने हिसाब से डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी निकालेगा। लेकिन मैंने या आपने अभी तक ऐसा ग्राफ देखा नहीं है, मैं दिखा दूंगा आपको बाद में। अभी मैं जनरल बात करना चाहता हूं, और मैंने क्या जनरल बात आपसे की है कि जनाब साहब इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिप्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड इन काइनेमैटिक्स व्हाट इज इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल टाइम, यहां पे क्या लिख दीजिए, यहां एग्जाम्पल टाइम की दीजिए, ठीक है। और अगर उधर डिपेंडेंट क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस, यहां एग्जाम्पल देंगे तो काइनेमैटिक्स की बाकी सारी एग्जाम्पल दे दीजिए कि कौन कौन सी जी, या डिस्टेंस, या डिस्टेंस भी कह सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, स्पीड भी कह सकते हैं, या बातें नहीं करो भाई, एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, एंड इवन समटाइम्स मोमेंटम, यस मोमेंटम भी आ सकता है ऑन द व्हाट, ऑन द वाई एक्सिस जो है। इन क्वांटिटीज में से कोई ना कोई आ सकता है जी। तो भाई यहां तक किसी को मसला है जी? अच्छा, अब अगर वो आता है तो होता क्या है, अब देखें टाइम में जरा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी से बात स्टार्ट करता हूं। किस एक्सिस पर है टाइम? एक्स एक्सिस पर। एक्स तो आगे भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और टाइम क्या होता है? टाइम इज ऑलवेज क्या, पॉजिटिव। इसका मतलब टाइम अगर एक्स एक्सिस पर है तो लेफ्ट वाला क्वाड्रेंट, लेफ्ट में कौन कौन है? दूसरा, और वो तो मैंने कभी भी नहीं बनाना, वो तो मैंने। अच्छा, वाई एक्सिस पे अगर डिस्टेंस है, क्या है? तो नेगेटिव, तो फिर उस केस में मैंने नीचे वाला भी नहीं बनाना, तो उधर क्या बनाना है? सिर्फ
पहले ही क्वाड्रेंट बनाना है। लेकिन हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो मसला क्या है, तो फिर ऊपर वाला नीचे वाला पहला और चौथा बना लूंगा। सिमिलरली स्पीड में, स्पीड भी तो नेगेटिव नहीं होती, पहले ही बनेगा। वेलोसिटी भी तो क्या होगा, हाँ पहला और चौथा दोनों बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो या मैक्सिमम पहला बनाते हैं या पहला और चौथा बनाते हैं, मतलब क्या क्वाड्रेंट बनाते हैं। ठीक है जी। सो ग्राफ की अगर हम बात करें तो आई बिलीव जनरली अगर मैं पहले ही बना दूं तो किसी को मसला है जी, देख लेंगे बाद में कि हमने क्या करना है क्या नहीं। मैं यहाँ पे ना मैथ्स नहीं फिजिक्स के हिसाब से, मैथ्स के सवाल में जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो सीधे से दरम्यान में यूं, दरम्यान में यूं, क्या पता पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। लेकिन फिजिक्स में जब भी ग्राफ की बारी आती है तो मुझे लगता है कि मैं पहला क्वाड्रेंट बना लूं तो मेरे लिए काफी होगा, अनलेस और अनटिल मुझे समटाइम्स चौथा क्वाड्रेंट भी बनाना पड़ सकता है। मैं यहाँ क्या करने लगा हूं, मैं यहाँ पे जो दरम्यान वाली बात है, they are used to represent two different quantities at a time, तो एक इधर कर लें जी और एक यूं कर लें जी। ठीक है जी, हेलो जी। इस तरह से मैं ग्राफ सा बना देता हूं जिसमें मुझे मालूम है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, O फॉर, मुझे इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है। हाँ, मुझे बस इतना पता है कि जो जिसको आपने एक्स एक्सिस बोला है, यहां पर मैंने क्या बनाना है जी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और जिसको वाई एक्सिस बोला है उधर क्या बनाना है जी, वहां बनाने मैंने डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, ओ लेवल सॉरी मैथ्स में आप उधर एक्स लिखें, इधर वाई लिखें। फिजिक्स में आप उधर एक्स और इधर वाई कभी भी क्या लिखेंगे, फिर जो इंडिपेंडेंट होगी उसका सिंबल लगाएंगे और उसकी हाँ यूनिट भी लिखेंगे। और वाई पे क्या, वाई कभी भी लिखेंगे, वाई पे क्या लिखेंगे, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसका सिंबल लगाएंगे और उसकी यूनिट लिखेंगे। तो आई थिंक मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, एक्सिस मस्ट बी लेबल्ड विद क्या, विद द सिंबल ऑफ द क्वांटिटी अलोंग विद द सिंबल ऑफ क्या, इट्स एसआई, ये जो भी उस वक्त की यूनिट है वो आप मेंशन कर सकते हैं। मिसाल यहाँ पे एंड पे आगे नोट लिखिए, एक्सिस मस्ट बी लेबल्ड, इसके नीचे आखिरी बात लिखिए, फिर मैं बराबर करता हूं इसको। आखिरी बात क्या लिखेंगे जी, एक्सिस मस्ट बी, सब दरवाजा बंद कर दें प्लीज, एक्सिस मस्ट बी लेबल्ड, एक्सिस मस्ट बी लेबल्ड विद द सिंबल ऑफ क्या, must be labeled with the symbol of the quantity along with the symbol of its SI unit, along with the symbol of its unit, must be labeled with the symbol of the quantity along with its unit, symbol of the quantity along with its unit। क्या लिख दी थी मैंने यहाँ पे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां इस एक्स एक्सिस पर आपने कहा था जी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बनाएं, तो अगर मैंने वहां टाइम बनाना है तो टाइम के लिए क्या करूंगा मैं, टी फॉर टाइम वाला सिंबल स्लैश एस फॉर सेकेंड वाला सिंबल लगाने की कोशिश करूंगा। यहां ले देता हूं जी टी फॉर टाइम स्लैश एस फॉर सेकेंड। अच्छा, इट्स नॉट नेसेसरी के स्लैश लगाएं, टी ब्रैकेट्स के अंदर एस, टी लिखकर ब्रैकेट के अंदर एस भी लिख सकते हैं आप। यहां क्या करूं, यहां कोई भी लाइक मैं सबसे पहले डिस्टेंस की बात कर लेता हूं, इफ इट इज डी देन क्या स्लैश, बल्कि यहां स्लैश नहीं करता, यहां डिफरेंट सिंबल देता हूं वाला ब्रैकेट्स वाला, ताकि आपको पता चले स्लैश के साथ भी यूनिट लिख सकते हैं और ब्रैकेट बनाकर भी यूनिट जो है, क्या यूनिट है इसकी, मीटर। स्लैश लगाकर भी यूनिट लिखी जा सकती है और ब्रैकेट बनाकर भी यूनिट जो है वो लिखी जा सकती है। किसी को अगर मसला है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं जी, एनीवन। सो बुनियादी बात तो ये हो गई कि सर जी हमने एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया ऑन द एक्स एक्सिस, एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया ऑन द वाई एक्सिस, उनका जो भी आपस में रिलेशन है वो क्या होगा बेटा जी, वो आपने नहीं सवाल वाले ने आपको बता देना है। ओ लेवल में क्या होता था, हम ग्राफ ड्रॉ करते थे, पता है ए लेवल में क्या होता है, हमें ग्राफ गिवन होता है। अब मैं किस पेपर की बात कर रहा हूं, आपको मालूम है फिजिक्स के कितने पेपर हैं भाई, 3, एमसीक्यूज, थ्योरी और एक सवाल है। एमसीक्यू में कभी आपने ग्राफ ड्रॉ करना होगा, उधर तो एबीसी पे टिक मार रहे हैं तो कभी भी ड्रॉ। थ्योरी में भी आपने ग्राफ ड्रॉ करना है कि ग्राफ बना हुआ होगा,
ग्राफ भाईजान बना होगा, हमें ग्राफ, बने हुए ग्राफ में से क्या करना होगा, हाँ कुछ ना कुछ निकालना है जो भी उसने पूछा है। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होगा, हाँ प्रैक्टिकल में आपने ग्राफ खुद बनाना होगा, बिकॉज आप वहां पे प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल को 3 दफा 4 दफा 5 दफा 6 दफा करेंगे, उसके टेबल बन जाएगा, तो टेबल को उठाकर वो पता नहीं क्या होता है, जी टाइप या के टाइप, आपके 2 तरह के प्रैक्टिकल के अंदर सवाल होते हैं, एक में ग्राफ बनाना होता है और एक में बताएं कोई अनसर्टेनिटी वगैरह कुछ करना होता है। मेरा काम नहीं है, वो आप लैब में जाकर देख लेंगे। लेकिन बहरहाल जो भी है, मैं जिस पे बात करूंगा वो क्या है, मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करने का काम नहीं पढ़ाना, मैंने आपको कहना है जी ग्राफ गिवन होगा और आपके गिवन ग्राफ के ऊपर हाँ या तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होगा या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस करना होगा। खैर अब ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है वो तो क्या कहते हैं बात की बात है। बुनियादी जो बात है वो क्या है, आई बिलीव बुनियादी बात यह है कि मुझे पेपर में ग्राफ का एनालिसिस कैसा आएगा या पेपर में ग्राफ के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आई थिंक दैट वुड बी क्या, दैट वुड बी या ग्राफ बस गिवन होगा, हमसे क्या पूछा जाएगा, एक्स एक्सिस पर क्या है या तो ये पूछ लिया जाएगा, वाई एक्सिस पर जो है उसके बारे में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा, बल्कि दोनों इतनी आसान चीजें होंगी कि नहीं पूछी जाएंगी। क्या पूछा जाएगा, ग्राफ के कोई और कैरेक्टर पूछे जाएंगे, कौन से, ग्राफ का या तो ग्रेडियंट पूछा जाएगा या ग्राफ का एरिया पूछा जाएगा। अब हमने ग्राफ के ग्रेडियंट का क्या करना होगा और ग्राफ के एरिया का क्या करना होगा, उसके लिए मैं आपकी इतला में अर्ज ये करना चाहता हूं कि जनाब साहब क्या करूं, यहां तक अगर आप लिख चुके हैं इसको बराबर करें, इसके बाद एक नई हेडिंग जो है वो बनाने की कोशिश करें जनाब साहब। और न्यू हेडिंग आपने क्या बनानी है, लिखें जी इंपॉर्टेंट, बल्कि एक सेकेंड, क्या बात हमने कर ली, हमने एक्स एक्सिस की बात कर ली, हमने वाई एक्सिस की बात कर ली, हमने डिपेंडेंट क्वांटिटी की बात कर ली, हमने इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की बात कर ली, इधर एक क्वांटिटी उधर दूसरी क्वांटिटी वो होगी। अब इन क्वांटिटीज के साथ क्या होगा, इनका जो भी रिलेशन है, इनका जो भी ग्राफ है, ठीक है, इन द एमसीक्यूज वाला पेपर और इन द थ्योरी वाला पेपर क्या होगा, ग्राफ ऑफ द टू क्वांटिटीज विल बी, इट विल बी गिवन। हमने क्या करना है, हमने उसका बल्कि काम करें, पिछला सारा बराबर करो, एक नोट लिखें, इन एमसीक्यूज स्लैश थ्योरी पेपर, इन एमसीक्यू स्लैश थ्योरी पेपर, इन एमसीक्यू स्लैश थ्योरी पेपर graph is already drawn, graph is already drawn, we have to analyze the graph, we have to analyze the graph, analyze the graph, we have to analyze the graph। तो हमारी पता अगली हेडिंग क्या बनी है, अगली हेडिंग है एनालाइज द ग्राफ, एनालिसिस ऑफ द ग्राफ। एनालिसिस ऑफ द ग्राफ में वैसे तो एनालिसिस की बात करूंगा तो दो बातें निकलेंगी, अगर मैं एनालिसिस के लफ्ज को पकड़ूं तो मैंने यहां से दो निकालने के, कौन सा एनालिसिस, या क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। अब ग्राफ में क्या एनालाइज करना है देखते हैं जी, एक तरफ तो लिखिए जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरी तरफ लिखें क्वालिटेटिव एनालिसिस। प्लीज बताइए क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, कोई क्वांटिटी है जो आपने उसकी मतलब किसी चीज की क्वांटिटी निकालनी है, क्या करना है, किसी चीज की या किसी क्वांटिटी की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, क्या करना है आप, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब यह है समथिंग या सम क्वांटिटी हैज टू बी कैलकुलेटेड, क्या जनाब साहब। क्वालिटेटिव में क्या होगा, सम क्वांटिटी हैज टू बी डिस्कस्ड ओनली, उसको कैलकुलेट नहीं करना, उसको बस डिस्कस करना है कि यार इसको ये हो रहा है कि इसको क्या हो रहा है, ठीक है जी। यहां पे मैं समझता हूं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में something has to be calculated, मतलब some quantity has to be calculated, has to be calculated।
किसी क्वांटिटी की कैलकुलेशन करेंगे तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा, ठीक है। लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होगा कि ग्राफ की क्वालिटी पर बहस करेंगे। क्या होगा जी? विल डिस्कस द क्वालिटी ऑफ द क्या ऑफ द ग्राफ। अब क्वालिटी ऑफ द ग्राफ क्या मतलब है या क्या नहीं है देखते हैं। डिस्कशन करने को कहते हैं क्वालिटी पे डिस्कशन करना। क्या क्वालिटी पे डिस्कशन करना? कि उसका बिहेवियर कैसा है। आई बिलीव यहां पर क्या होगा, क्वालिटी ऑफ द ग्राफ इज टू बी डिस्कस्ड। तो यहां पे सम क्वांटिटी ऑन द ग्राफ हैज टू बी कैलकुलेटेड। सम क्वांटिटी ऑन द ग्राफ या फ्रॉम द ग्राफ, सम क्वांटिटी ऑफ द ग्राफ या फ्रॉम द ग्राफ हैज टू बी कैलकुलेटेड। और वहां क्या है, क्वालिटी ऑफ द ग्राफ मतलब क्वालिटी ऑफ एनी कैरेक्टर ऑफ द ग्राफ, क्वालिटी ऑफ एनी कैरेक्टर ऑफ द ग्राफ इज टू बी व्हाट जनाब साहब डिस्कस्ड। सो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, 2 लाइनों पे मैं अंडरलाइन करूंगा कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कोई भी क्वांटिटी क्या की जाएगी जी, कैलकुलेट की जाएगी। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में ग्राफ के किसी कैरेक्टर को कैलकुलेट नहीं करना, जस्ट डिस्कस करना है। सम वो होगी, वो भी कोई क्वांटिटी ही जिसको मैं कैरेक्टर कह रहा हूं। सम कैरेक्टर इज टू बी डिस्कस्ड। एक तरफ सम क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड, दूसरी तरफ सम कैरेक्टर इज टू बी। अच्छा, अब कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, कौन सी क्वांटिटी या कौन सा कैरेक्टर डिस्कस करना है, इसके लिए मुझे पहले पता होना चाहिए कि ग्राफ के ऊपर और क्या क्या होता है। ग्राफ के ऊपर कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, ग्राफ के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद मैं देखूंगा कि किस कैरेक्टर को मैंने कैलकुलेट करना है और किस कैरेक्टर को मैंने जस्ट डिस्कस करना है। आई थिंक मैं इस बात में से निकलना चाहता हूं। जैसे ये वर्ड मैंने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब बता दिया है। अक्सर पेपर में सवाल आता है, व्हाट हैपेंस टू दिस, एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली, व्हाट हैपेंस टू दैट, एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली। तो क्वांटिटेटिवली का मतलब क्या होगा, क्या करें, कैलकुलेशंस करें। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होगा, कैलकुलेशंस के बगैर ग्राफ को देखकर कुछ समझाने की कोशिश करें। अब ग्राफ को देखकर क्या समझाना है, कैसे समझाना है, बाद की बात है। अभी की बात क्या है सर जी, क्या ग्राफ में सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है? क्या ग्राफ में सिर्फ एक क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस और एक क्वांटिटी ऑन द वाई एक्सिस होती है? नहीं, ग्राफ में 2 और भी क्वांटिटीज होती हैं जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन हम उनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं और उनको डिस्कस भी कर सकते हैं। वो कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, ये वो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, या वो उनको हम कहते हैं जी, क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। या आई वुड लाइक कि मैं यहां पे क्या करूं जनाब साहब, हेडिंग दीजिए 2 कैरेक्टर्स ऑफ द ग्राफ, 5 मिनट्स। बल्कि सिंपल है जी, क्या, कैरेक्टर्स ऑफ द ग्राफ, मोर कैरेक्टर्स, 2 मोर कैरेक्टर्स ऑफ द ग्राफ। एक तो एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया ना, वो 2 कैरेक्टर्स तो है ही हैं। एक क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस आ गई, एक क्वांटिटी ऑन द, तो 2 क्वांटिटीज तो है ही हैं, लेकिन वो तो बहुत ऑब्वियसली सामने नजर आ रही होती हैं। कुछ छुपा होता है ग्राफ के अंदर, कुछ कॉन्सेप्ट ग्राफ में छुपा हुआ है, उसको आपने एनालाइज करना है, उसको आपने एक्सप्लोर करना है। किसको, वो कौन से हैं, वो 2 मोर कैरेक्टर्स हैं, 2 मोर कैरेक्टर्स ऑफ द ग्राफ। वंस अगेन आपको मालूम है मेरे तो दिमाग में सारा कुछ ही पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री कॉलम्स में बनी हुई है, ठीक है। वो कैसे है, असल में ना जब भी कुछ एक आइडिया पढ़ाता हूं तो उसका उल्टा आइडिया आता है, ये उसके साथ मिलता जुलता कोई और आइडिया आता है, तो मुझे लगता है कि 2 आइडियाज को इकट्ठा समझा रहे हो ना तो वक्त भी बचता है, एक इकट्ठा काम हो रहा होता है। एंड कंपैरेटिव स्टडी इज ऑलवेज मोर इजी टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प, ठीक है। इसलिए मैं वो, आप भी सोचते होंगे सर जी पहले बताते रजिस्टर ही कॉलम्स वाला खरीदते, ठीक है। तो खैर 2 मोर कैरेक्टर्स ऑफ द ग्राफ क्या है, एक तरफ इट इज द, जब आप ग्राफ गिवन होगा, जो ग्राफ ड्रॉ हुआ होगा, उसका क्या करेंगे जनाब साहब, एक उसका होगा ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ और एक उसका होगा ग्रेडियंट ऑफ, एक सेकेंड, उसको मैं ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ कहूं या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ड्रॉन ऑन द ग्राफ कहूं, क्योंकि ग्राफ तो बहुत जनरल वर्ड है ना,
ग्राफ तो पूरी कहानी को कहते हैं। उस ग्राफ पर एक होता है एक्स एक्सिस, एक होती है लाइन। उस लाइन का क्या? ग्रेडियंट। उसको लेकिन फिजिक्स वाले क्या कहते हैं? ये नहीं कहते ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑन द ग्राफ, कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। मतलब जल्दी जल्दी में कोई कुत्ते पीछे पड़े होते हैं हमारे, ठीक। और हम कहते हैं सर जी जुमला सही नहीं बोलना, जुमला हमने गलत बोलना है। तो मैं ए लेवल की क्लास में तो गलतियां नहीं कर सकता हूं। ओ लेवल वाला बच्चा बेशक बोले ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं खुद ओ लेवल में ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं ए लेवल में आ जाता हूं तो मैं एक एक लफ्ज के ऊपर सोचता हूं कि यार ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, यही तो सोचकर इंप्रूव करता हूं। हमारे कॉन्सेप्ट में कहां से इंप्रूवमेंट आती है? यही तो सोचकर इंप्रूवमेंट आती है। यार वहां क्या करते थे तो अब क्या करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ड्रॉन ऑन द ग्राफ। पुत्र ग्राफ पूरी कहानी को, पूरे सफे को कहते हैं। उस पूरे सफे पर एक होता है एक्स एक्सिस, तो ग्राफ का पहला कैरेक्टर है। एक होता है वाई एक्सिस, वो ग्राफ का दूसरा कैरेक्टर है। एक होती है लाइन लगी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन या इंक्लाइंड लाइन। मैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा हफ्ते का चैप्टर पढ़ाकर आज पहुंचा हूं। मैं पहली दफा ग्राफ नहीं पढ़ा रहा, मैं पॉइंट भी समझा चुका हूं, मैं लाइन सेगमेंट भी समझा चुका हूं। मैं पूरी लाइन, क्या मैंने उस पूरी लाइन को ग्राफ कहा था? नहीं ना। तो मैंने उसको लाइन को लाइन कहा था। ग्राफ मैंने किसको कहा था? पूरे प्लेन को। हाँ ग्राफ आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जनाब साहब? इसलिए ध्यान दीजिए ना जरा बात के ऊपर कि मैंने पॉइंट अलग किसी चीज को कहा, मैं तो लाइन सेगमेंट अलग किसी को कहा, लाइन अलग किसी को कहा, हॉरिजॉन्टल लाइन अलग को कहा, वर्टिकल लाइन अलग को कहा, इंक्लाइंड लाइन अलग को कहा, पासिंग थ्रू रीजन किसी और को कहा, नॉट पासिंग थ्रू रीजन किसी और को कहा, पैरेलल लाइनें किसी और को कहा, परपेंडिकुलर। तो एक ही ग्राफ में अगर दो लाइनें हुई, सर इनकी खुदा की कसमों को जरा खामोश कराएं। ये को पूरे पूरे बैरियर टाउन को खुदा की कसमें नहीं सुनानी, ठीक है। क्या बात हो रही है? तो इसलिए मैं उस जुमले को करेक्ट कर रहा हूं ना। क्या जुमला है मेरा? उनका सर आप कह सकते हैं उस लाइन को ग्राफ। तो ग्राफ के ऊपर अगर दो लाइनें हुई तो मैं क्या कहूंगा? द टू ग्राफ्स। ग्राफ तो एक ही होगा, द टू लाइन्स ऑन द ग्राफ। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू नो ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑन द ग्राफ। अच्छा, दूसरी चीज, एरिया अंडर द लाइन या अंडर द कर्व ऑन द ग्राफ। एरिया अंडर द लाइन बोलूंगा, कर्व नहीं बोल सकता। कर दें जी। एरिया अंडर द लाइन ऑन द ग्राफ। तो बेसिकली मैंने ग्राफ के ऊपर जो लाइन लगानी है, वो जो सीधी लाइन लगानी, हाँ अब सीधी लाइन लगानी है कि कर्व्ड लगानी, वो अलग बात है। अभी तक तो मैंने मैथ्स में तो सीधी लाइन पढ़ाई है, मैंने मैथ्स में कर्व्ड लाइन नहीं पढ़ाई हुई। मैंने मैथ्स में क्या पढ़ाया हुआ है? सीधी लाइन अभी तक पढ़ाई हुई है। खैर, तो इसलिए मैं लाइन ही कह रहा हूं, ज्यादातर स्ट्रेट ही पढ़ाऊंगा, अभी आगे देखेंगे बाद में। ये जो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है, मैं यहां क्या समझाना चाहता हूं? आई होप यू नो व्हाट इज ग्रेडियंट। क्या होता है ग्रेडियंट? सर जी इट इज, चलें आप उसको स्लोप क्या दें। स्लोप, सुनो जी बातें नहीं करो। फिर आप उसको और क्या कह दें? राइज ओवर रन कह दें। अब मैं राइज किसको बोलूं जी? इस वक्त मैं मैथ्स तो पढ़ा नहीं रहा कि मैं आपको डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बोलूं। मैं मैथ्स वाकई नहीं पढ़ा रहा, तो मैं आपको y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 भी नहीं बोलूंगा। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? फिजिक्स। व्हाट इज ऑन द राइज? इट इज द क्वांटिटी ऑन द y एक्सिस। व्हाट इज ऑन द रन? द क्वांटिटी ऑन द, आई बिलीव राइज के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी। कौन है जनाब साहब? व्हाट इज ऑन द राइज? ऑन द राइज देयर इज क्या जी? ग्रीन वाला मार्कर किधर गया है? अच्छा सॉरी, राइज ओवर रन। व्हाट इज दिस जी? राइज मींस ऑन क्वांटिटी ऑन द y एक्सिस। लिखूं क्वांटिटी ऑन द y एक्सिस, लिखूं सीधे सीधे लिखूं डिपेंडेंट क्वांटिटी। आई थिंक इतना तो सीधे ही कर ले साहब। डिपेंडेंट क्वांटिटी ओवर क्या? व्हाट इज रन? इट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ओके जी। अब मुझे एक बात बताएं, आपको पता है फिजिक्स में क्या होता है? कभी भी हम कोई दो क्वांटिटीज आपस में जब मल्टीप्लाई करें या उन दो क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड करें,
सर जी कोई नई क्वांटिटी निकल आती है। यही तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, बेस क्वांटिटीज का, और कि सर बेस सिंपल सी है 5 या 7, उनको पकड़े क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दें या आपस में डिवाइड करना स्टार्ट कर दें, क्या बन जाएगा, कोई ना कोई नई ड्राइव्ड क्वांटिटीज बनना स्टार्ट दें। ओके, तो अब यहाँ पे अगर आप ग्रेड देखते हैं जिसका मतलब है स्लोप या राइज ओवर रन, या क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी ओवर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, या क्वांटिटी नंबर 1 ओवर जो भी क्वांटिटी y एक्सेस ओवर x। मुझे एक बात बताएं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इट इक्वल टू? दो चीजों की डिवीजन ऑफ द टू क्वांटिटीज, डिवीजन, कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटीज, रेशो ऑफ द टू क्वांटिटीज, एंड इफ द नीचे वाली क्वांटिटी इज टाइम, देन द रेट ऑफ टू क्वांटिटीज, एंड रेट ऑफ टू क्वांटिटीज या रेट ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सम अदर क्वांटिटी। तो यहां मैं जो लिखना चाहता हूं वो क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी ओवर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज इक्वल टू another quantity, है जी, which is equal to क्या, rate of change of the two quantities। ठीक है जनाब साहब, तो मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, मैं जो असल बात यहाँ कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप ग्रेड निकालते हैं वो दो क्वांटिटीज की रेशो या रेट के बराबर आती है, तो बेसिकली ग्रेडियंट जो है वो किसके बराबर होता है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू कोई ना कोई थर्ड क्वांटिटी होती है, कोई ना कोई अनदर क्वांटिटी होती है। कोई ना कोई अनदर क्वांटिटी होती है जी। हाँ, नॉट ऑलवेज, बिल्कुल ठीक है, जनरली तो होती है, जनरली तो होती है, नॉट ऑलवेज में आपको स्पेसिफिक सिचुएशन निकाल लेंगी कि उस सिचुएशन में सर उसको डिवाइड करें तो क्या पता कुछ बनता हो, हमने पढ़ा ना हो, क्या पता कुछ बनता हो, हम पढ़ते ना हो। ठीक है, फिजिक्स में जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे, किसी को भी पकड़ के किसी से मल्टीप्लाई कर दें, किसी को भी पकड़ के किसी से डिवाइड कर दें, बनता कुछ है, हमारे काम का है या नहीं वो एक अलग बात है, हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व है कि नहीं वो एक अलग बात है। जैसे आप कहेंगे कि सर जी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो तो कुछ बनता है, लेकिन डिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई करो तो कुछ नहीं बनता। हाँ, हमारे काम का कुछ नहीं बनता, बनता तो है ना भाई, है जी, डिस्टेंस इनटू टाइम बनता, तो दो चीजें मल्टीप्लाई तो कर दिया आपने, है जी, डिस्टेंस टू टाइम को डिवाइड करो तो क्या बनता है, मतलब क्या हुआ, ये स्पीड बनी, स्पीड हमारे काम की है ना, हमारे सिलेबस से रिलेटेड है ना, हमारे पढ़ने का स्टाइल है ना स्पीड, तो हम कहते हैं हाँ सर जी कुछ बन गया। अब मैं कहूँ डिस्टेंस को टाइम से जरूरत दो, तो आप कहेंगे सर ये तो कभी भी नहीं दिया, तो भैया आपने कभी सिलेबस में मल्टीप्लाई नहीं किया ना, इसका क्या मतलब निकालूं, कोई क्वांटिटी नहीं है, आई एम सॉरी मैं ये मतलब नहीं निकाल सकता। हाँ, मीटर इनटू सेकंड तो कुछ नहीं होता, अभी तक तो कुछ नहीं होता, सही कह रहे हैं आप, कुछ नहीं होता, लेकिन आप ये गलत कह रहे हैं कि नहीं सर वो निकल कर कुछ हो ही नहीं सकता, अभी तक कुछ हुआ नहीं है उसके साथ, कुछ हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है जी, क्या होगा जब भी आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कोई ना कोई तीसरी क्वांटिटी जरूर निकलेगी। अब हमारे काम की होगी कि नहीं होगी वो एक अलग बहस है जी। क्या कह सकते हैं, एग्जैक्टली, थोड़ा सब्र करिए, मैं कहता हूं, मैंने उसको प्रॉपर वर्ड्स देने हैं। इट इज डिफाइंड ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑन द y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस। तो मैं ये लिखवाना चाहता हूं क्या जी, ये दो चीजें डिवाइड हो रही होती हैं, डिवीजन को नॉर्मल अंग्रेजी में डिवीजन कहते हैं, मुश्किल अंग्रेजी में रेशो या रेट कहते हैं। अब हमारे फिजिक्स वाली अंग्रेजी में रेट कब होता है, जब नीचे, लेकिन ना भी हो तो डिफरेंट हो, तो मैं तो कहूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑन द y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द क्वांटिटी ऑन द, तो काम करना लिखना, लेकिन ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज gradient is defined as the rate of two quantities, या तो क्या कहते हैं, रेट ऑफ टू क्वांटिटीज, सिंपल लफ्जों में क्या कहते हैं, ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज क्या जनाब, रेट ऑफ टू, या फिर क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑन द y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑन द x एक्सिस। कह सकता हूं ऐसे, पहले मैंने बोला क्या बोला, सीधा सीधा, ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ टू क्वांटिटीज, सिंपल हो गया। एक काम करने का रेट कौन डिफाइन करें, समझाने की जरूरत है या पता है जी, ठीक है जी, आगे चलें, फिर लिखें, ग्रेडियंट इज प्रॉपर्ली डिफाइंड एज, ग्रेडियंट इज प्रॉपर्ली डिफाइंड एज क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ, लिखें जी, ग्रेडियंट इज प्रॉपर्ली डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ the quantity on the y axis
is properly defined as the rate of change of क्या quantity on the y-axis with respect to the quantity on the x-axis. इसी जुमले की एक मैथ्स भी है। ऑर्डिनरी मैथ्स है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, एडवांस मैथ्स है डी वाई ओवर डी एक्स। क्या जनाब साहब, वो जो डिफरेंशिएशन या डेरिवेशन अगर कभी आपने पढ़ी है उसको बहुत ओ लेवल पे ले जाऊं तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है, और बहुत ए लेवल में ले जाऊं कहीं तो डी वाई ओवर डी एक्स होता है। लेकिन मैं भी मैथ्स का लेक्चर नहीं चल रहा। कौन सा लेक्चर चल रहा है जी? है जी, फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है। तो मैं ना डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स कहूंगा ना डी वाई ओवर डी एक्स को मैं क्या कहूंगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑन द वाई एक्सिस टू द क्वांटिटी ऑन द, किसी को मसला इस बात से? सो दैट विल बी क्या, जब भी दो क्वांटिटीज का आप कंपैरिजन लेंगे, उसका आप रेशो रेट या डिवीजन लेंगे, कुछ तो नई चीज निकलेगी ना। आई बिलीव ग्राफ हमें कम से कम 4 क्वांटिटीज बताता है। 1 क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस, 1 क्वांटिटी ऑन द वाई एक्सिस, 1 क्वांटिटी दैट शुड बी डिटरमिन्ड थ्रू द, एंड 1 क्वांटिटी दैट शुड बी डिटरमिन्ड थ्रू द एरिया। अब एरिया वाली बात करते हैं जनाब साहब। एरिया का क्या सीन है सर जी? एरिया का बुनियादी तौर पर सीन यह है, क्या होता है एरिया? दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। एरिया के लिए कोई और, जैसे ग्रेड के लिए एक लफ्ज था सरफेस, सॉरी क्या, स्लोप। एरिया के लिए कोई और लफ्ज है सरफेस लाइन। एरिया के लिए क्या लफ्ज है जी? सरफेस एक लफ्ज है, सरफेस कवर्ड। क्या? जैसे ग्रेड के लिए लफ्ज था स्लोप, एरिया के लिए एक और लफ्ज क्या होता है? सरफेस कवर्ड। अब सरफेस कवर्ड निकालते कैसे हैं? स्लोप निकालते हैं राइज ओवर रन से। सरफेस कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ्स के साथ। अगर आप रेक्टेंगल की बात करें, दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ। अब दे कॉल दिस लेंथ हैज लेंथ एंड दे कॉल दिस लेंथ हैज विड्थ या ब्रेड्थ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ या लेंथ इनटू विड्थ। किसको मसला इस बात से? उन्होंने लेंथों का नाम ही। अच्छा, इफ इट इज स्क्वायर देन दिस इज आल्सो लेंथ, दिस इज आल्सो लेंथ, तो लेंथ इनटू लेंथ। इफ इट्स अ पैरेललोग्राम देन दिस इज बेस एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज हाइट। तो अपने हिसाब से उन्होंने ज्योमेट्री पढ़ी होगी आपने 6ठी 7वीं में कि किस लाइन का क्या नाम है। लेकिन जो भी आप जो मर्जी कर लें, मुझे लगता है ओ लेवल के एरिया में जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, इट इज ऑलवेज क्या? प्रोडक्ट ऑफ 2 डायमेंशंस। क्या जनाब साहब? वहां कभी भी आपने, हाँ, अगर 3 डायमेंशंस मल्टीप्लाई किए, इट्स नेवर एरिया, इट इज वॉल्यूम। सो एरिया में या सरफेस निकालने में हम क्या करते हैं? वी ऑलवेज मल्टीप्लाई व्हाट? वी ऑलवेज मल्टीप्लाई या तो लेंथ इनटू विड्थ या 1 डायमेंशन इनटू 2 डायमेंशन। आई वुड से प्रोडक्ट ऑफ two dimensions. And what is this product of 2 dimension? Dimension number 1 multiply by या axis number 1 multiply by axis number 2, या फिर quantity on axis number 1 multiply by quantity on the, तो मुझे तो quantities multiply करनी है, axis तो नहीं multiply कर सकता। Product of 2 dimensions, बल्कि काम करें, product of 2 dimensions या product of 2 axes या product of 2 lines, बल्कि इट्स बेटर टू से लेंथ्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 ये उठा लो बेटा। प्रोडक्ट ऑफ 2 डायमेंशंस या 2 लाइंस या 2 एक्सेस या 2 लेंथ्स इज बेटर टू से हमने 2 लेंथें मल्टीप्लाई की हैं। वो तो ओ लेवल का मीनिंग है ना। मैंने अभी मतलब जैसे यहां था, ये ओ लेवल का मीनिंग है। यहां क्या निकाला? ग्रीन कलर में क्या मीनिंग निकाला है कि कौन सी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को क्या करो? डिवाइड करो। यहां क्या करो? अगर 2 डायमेंशंस मल्टीप्लाई करनी है, 2 एक्सेस या 2 लाइंस या 2 लेंथ्स, तो कौन सी बात सर जी? सर जी वो एक डिपेंडेंट वाली क्वांटिटी और दूसरी इंडिपेंडेंट वाली क्वांटिटी आपस में, अच्छा उसमें पहले लेंथ इनटू विड्थ होता है ना, मतलब पहले हॉरिजॉन्टल वाली, फिर खैर जो मर्जी पहले बाद में कर लें, मल्टीप्लाई में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें किससे? डिपेंडेंट क्वांटिटी के साथ, या क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दें क्वांटिटी ऑन द वाई एक्सिस के साथ। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये है, लास्ट मिनट क्या अर्ज है जी आपकी इत्तला के लिए? सर जी कोई नई क्वांटिटी निकल आएगी। जैसे डिवाइड करने से कोई नई निकलती है, तो फिर मल्टीप्लाई करने से भी क्या होता है? कोई ना कोई नई क्वांटिटी लाजमी निकलती है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट, व्हाट इज इट? इट इज वंस अगेन अनदर क्वांटिटी।
So you know what? Another quantity. तो आपने यहां क्या किया, आपने ग्रेडियंट के साथ क्या कहा, इट इज डिफाइंड एज क्या जी, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑन द वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस। तो एरिया के साथ अभी आप क्या डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑन द क्या जनाब, एक्स एक्सिस विद द क्वांटिटी ऑन द। तो काम करें जल्दी से, अपनी आखिरी स्टेटमेंट लिख दीजिए, एरिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, जैसे ग्रेडियंट की डेफिनेशन लिखी हुई है बिल्कुल वैसे ही एरिया की भी जरा डेफिनेशन लिख दीजिए, क्या, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑन द, आपकी मर्जी है वाई पहले लिखें या एक्स पहले लिखें, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑन द एक्स एक्सिस विद द क्वांटिटी ऑन द वाई एक्सिस, quantity on the x axis with क्या, with the quantity on the on the y axis। यहां तक मैं लेक्चर का इख्तिताम करूंगा जी, यहां से आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा।